आज है हमारे साथ इंडिया के एक बहुत ही मशहूर शायर जिन्होंने बड़े बड़े मुशायरों में परफॉर्म करा है और जिन्होंने रेखता में भी परफॉर्म करा है। और कल जब हम इनके साथ कैब में आ रहे थे मुंबई में एक बहुत ही सक्सेसफुल शो कर तो इन्होंने बताया था कि इनकी लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव रहे हैं, जिस वजह से इनकी लाइफ एक मूवी की स्टोरी जैसी है। तो हम आज इस स्टोरी का जो एक मूवी है, इस स्टोरी का एक ट्रेलर आप बनाते हैं और हम ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हमारे साथ है आनंद गुप्ता जी। और आनंद गुप्ता जी से मैं पूछना चाहूँगी कि उन्होंने शायरी कैसे लिखना चालू करा, उसके पीछे की क्या स्टोरी रही है। पूर्वा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। थैंक यू। और कल जब हमारी कैब में बात हो रही थी तो मुझे भी जो है वो अपनी जर्नी को एक रिलीव करने का फिर से मौका मिला। ऐसा बहुत कम मिलता है कि हम अपनी जिंदगी में जो है मुड़ के देख सकें। तो मेरा सफर बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहा है अभी तक, और लेकिन जितना भी रहा है उसकी शुरुआत बहुत पहले हुई। मैं दरअसल क्रिकेटर बनना चाहता था, जैसे हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा लड़के बनना चाहते हैं। तो मैं पटना की अंडर 15 टीम के लिए सिलेक्ट हुआ 13 साल की उम्र में। लेकिन जब कुछ महीने बाद मैं स्कूल की लाइन में खड़ा था, असेंबली लाइन में, और मुझे चक्कर आ गए तो मैं गिर गया। तो यहाँ मेरी चिन पे स्टिचेस वगैरह आए, तो सबको लगा कि हीट स्ट्रोक है। फिर ऐसा ही इंसिडेंट 2 दिन बाद रिपीट हो गया। तो मेरे MRI स्कैन वगैरह हुए तो पता चला कि मुझे मिर्गी थी। और वहां मेरा जो क्रिकेटिंग करियर है वो एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गया। और 3 साल तक जो है मुझे डॉक्टर्स की प्रिस्क्राइब्ड दवाइयां खानी थी, जो दिन में 3 बार खानी होती थी, 500 mg की ये गोली। तो उस वजह से मेरा जो एक्टिविटी थी बॉडीज की वो बहुत कम हो गई और मैं बहुत सुन सा बैठा रहता था। वहां से मुझे बहुत आदत पड़ी लिटरेचर पढ़ने की। और क्योंकि खाली बैठा हुआ है और मुझे हर चीज के लिए मना कर दिया गया था कि मैं आधे घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देख सकता हूँ, आधे घंटे से ज्यादा किताब भी नहीं पढ़नी है, चाहे वो कोर्स की भी किताब हो। तो क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन लेवल कम होने लगा था, तो मुझे सिर्फ सोचने की एक ऐसा काम था जो मैं आंखें बंद करके कर सकता था, जिसमें मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता था। तो मैंने अपनी पहली पोएट्री, कच्ची पक्की जैसी भी थी, वो 14 साल की उम्र में लिखी। लेकिन असल शायरी का सफर जो शुरू हुआ वो शुरू हुआ 2020 में। और उसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि जयपुर में एक मुशायरा हुआ जिसमें हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े शायर आए, और हम सब मुशायरे के बाद रात को डिनर वगैरह कर रहे थे और मैं फरोशी का आलम चालू था। तो ऐसे में सब सुना रहे थे एक दूसरे को, और मैंने किसी से कहा कि कोई पंजाबी में कुछ सुना रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा मैं भी कुछ सुनाऊं पंजाबी में। तो एक बड़े शायर ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक बड़े शायर ने टोकते हुए कहा कि अच्छा तुम पंजाबी भी खराब करते हो। तो मेरी महबूबा जो है वो पंजाबन रही, और मैं जलंधर रहा हूँ बचपन में 4th-5th स्टैंडर्ड में, तो मुझे गुरुमुखी पढ़नी लिखनी भी आती है। तो ये बात मेरे दिल को बहुत चुभी कि सिर्फ इसलिए कि मैं शायरी के नियम, कायदे, कानून जो है वो मैं उन्हें फॉलो नहीं करता हूँ, बहर, काफिया, रदीफ मेरी इनकी नॉलेज नहीं है, तो क्या मैं जो लिख रहा हूँ वो खराब करना हो गया। तो वो एक ईगो हर्ट हुआ कहीं ना कहीं। और वहां मैंने उस दिन डिसाइड किया कि अब मुझे अपनी सारी जिंदगी जो है वो शायरी को देनी है, और मुझे इस फन में इतना माहिर हो जाना है कि कोई पलट के कभी ये ना कह सके कि मैं कोई जुबान खराब कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। आपने बोला कि आपने जो अपनी पहली शायरी थी वो बचपन में लिखी थी, तो आपको याद है आपने क्या लिखा था तब? बहुत आसान था। पहली कविता मैंने माँ के ऊपर लिखी थी, और बहुत ज्यादा तो मुझे अब याद, क्योंकि एक तो वो मतलब किसी भी लिटरेचर के फ्रेमवर्क में वो कोई बहुत अच्छा लिटरेरी काम नहीं था, लेकिन वो मतलब कुछ इस तरह की लाइनें रही होंगी कि माँ बेटे का रिश्ता दुनिया में अनमोल है। और वो बहुत ही सिंपल, मतलब एक इमोशनल फ्लो था। एक 14 साल का लड़का और क्या ही मतलब लिख पाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं लिख सकता था मैं। लेकिन क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे स्कूल्स में हुई, और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में हुई, ICSE बोर्ड में हुई, तो वहां पे इंग्लिश पे फोकस बहुत ज्यादा था।
तो मुझे इंग्लिश पोइट्री लिखने का फिर शौक हुआ। तो मैंने 2-3 साल 14-15-16 साल की उम्र में बहुत इंग्लिश पोइट्री की, और आज मुझे लोग जॉन एलिया के नाम से मंसूब करते हैं, उनके नाम से पहचानते हैं, मगर जॉन एलिया से बहुत पहले मेरी जिंदगी में एक और जॉन आए थे, जॉन कीट्स। हाँ, तो मैं जॉन कीट्स का थिंग ऑफ ब्यूटी जो है उनकी पोएम, वो मुझे बहुत पसंद रही। और उसी के साथ साथ रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, और मुझे शेक्सपियर के लिटरेचर ने बहुत शेप किया। तो हाँ, मतलब स्कूलिंग का और आपके घर के माहौल का बहुत फर्क पड़ता है आपके लिटरेचर की फील्ड में आने के लिए। तो आप अभी भी लिखते हैं इंग्लिश में पोइट्री? नहीं, अब मैं इंग्लिश में नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि उसकी 2 वजह ये रही कि एक तो मेरा टच छूट गया इंग्लिश से, और दूसरी बात ये कि मैंने अपनी सारी एनर्जी जो है वो उर्दू शायरी की तरफ जो है वो झोंक दी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ भी काम करूं, लेकिन शायरी एक ऐसी चीज है जो मैं रोजाना करना पसंद करता हूं। मैं वो शायर नहीं हूं, या मैं वो राइटर नहीं हूं जो वेट करे कि कहीं से ख्याल आएगा। मुझे पसंद है कि मैं रोज सुबह उठ के जो है वो जैसे एक मजदूर खेती करने निकल जाता है, तो मैं ख्यालों की खेती करने निकल जाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके लिए अच्छे लोगों की क्या डेफिनेशन है? या ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि आप पूछ रही हैं मेरे लिए क्या डेफिनेशन है, तो मेरे लिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एक अच्छा आदमी वो है जो किसी का बुरा नहीं चाहता है। आप अपनी जिंदगी में अपने साथ कुछ भी कर रहे हैं, वो गलत और सही हो सकता है। आपकी लाइफ की मजबूरियां जो हैं वो आपको कई बार ऐसे दौराहे पे लाके खड़ी कर देती हैं कि सही और गलत की समझ जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन मेरा ख्याल में ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता कोई गलत काम करने का, किसी का दिल दुखाने का, चोरी करने का। ये एक टेस्ट होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सुप्रीम पावर है, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई खुदा है अगर, तो वो आपका इम्तिहान ले रहा है आपको टफ सिचुएशंस में डाल के। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है उस वक्त मॉरल रहना बहुत आसान काम है। अगर आपके पास आलिशान बंगला है, बहुत पैसे हैं, एक अच्छी फैमिली है, उस वक्त पे आपका मॉरल रहना बहुत आसान काम है। लेकिन जब आपके पास मुसीबतें आपके सर पे टूट पड़ती हैं, जब आपकी जिंदगी मौत का जब सवाल सामने आता है, क्या उस वक्त भी आप मॉरल रह पाते हैं? तो ये एक बड़ा इम्तिहान होता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि आपके लिए हार जीत के क्या मायने हैं? हार जीत के क्या मायने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है वो बदलता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझसे कोई 14-15 साल की उम्र में अगर मुझसे पूछा जाता कि हार जीत के क्या मायने हैं, तो वो बहुत सिंपल आंसर होता मेरे लिए कि सक्सेस जीत है। आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप जीत गए, आपके पास लंबी गाड़ियां हैं, एक अच्छा लग्जरियस लाइफस्टाइल है तो आप लाइफ में जीत गए, आपने जिससे प्यार किया वो आपको मिल गई तो वो जीत है। लेकिन ओवर द इयर्स मुझे ऐसा लगता है कि हार और जीत एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और जिंदगी में हर दिन कई बार ये टॉस आपके साथ होता है। आप कई बार आपको लगता है कि आप जीत गए हैं, कई बार आपको लगता है आप हार गए हैं, और दोनों ही डिसाइडेड नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं 10th के बाद कोटा गया रेजोनेंस में इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, और उसके बाद मैं इंजीनियरिंग तो आप छोड़िए कि मैंने जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई शुरू की, और मैं वो डिग्री भी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो अगर ऑफिशियली कोई मुझसे पूछे कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं 12th पास हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैंने पिछले साल 2 IITs में मुशायरा पढ़ा। तो जब मैं IIT दिल्ली में था तो मैंने बच्चों से, क्योंकि हम पढ़ते रहते हैं कि बच्चे IITs में सिलेक्ट होने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं, 2nd ईयर में, 3rd ईयर में जाके वो सुसाइड कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कही ये बात उस मुशायरे से कि अगर मैं 17 साल पहले IIT क्रैक कर लेता तो शायद मैं किसी IIT में जाता और वहां फीस दे रहा होता। लेकिन अब मैं 17 साल बाद IIT आया हूँ तो मैं IIT से फीस लेके जा रहा हूँ। तो लाइफ हैज अ फनी वे ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स आउट। तो जो चीज मुझे 17 साल पहले हार लग रही थी अपनी, वो ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 17 ईयर्स, बाय द टाइम मैं 35 का हो गया हूँ,
तो वो हार नहीं लगती मुझे। तो कई बार आपको लग रहा होता है कि हार है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो हार हो। कई बार आपको लग रहा होता है कि आप जीत गए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो आपका ईगो हो और आपको पता भी ना चल रहा हो कि आप कितनी बुरी तरह से हारे हैं। रिश्तों में खासकर आप किसी से एक आर्गुमेंट जीत जाते हैं, लेकिन आप उस इंसान को हार जाते हैं। तो वो जीत हुई या हार हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत 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 अच्छा आंसर दिया आपने इस क्वेश्चन का। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या रहा है जिसने आपकी लाइफ बदल दी हो? ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसका मैं जिक्र बहुत ज़्यादा नहीं करना पसंद करता, लेकिन मैं 2016 में इंदौर में जॉब कर रहा था और उस दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मुझे बहुत अंदर तक चोट पहुंचाई और मुझे अपनी लाइफ में अंदर देखने का मौका दिया। और मैं शायद एक कॉर्पोरेट मुलाजिम रह जाता और मैं उतना ही मटेरियलिस्टिक लड़का था जितना कोई एक नॉर्मल 25 ईयर ओल्ड रहेगा, लेकिन वो हादसा ऐसा था कि मैं शायद आज भी तैयार नहीं हूँ उसे पब्लिकली एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, मतलब वो किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। तो वहाँ मेरा फेलियर इन जजमेंट मुझे आज तक तकलीफ देता है और शायद मैं उस रिग्रेट को कहीं ना कहीं करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। और लेकिन वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने मुझसे कहा कि मैं अब एक मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी नहीं जी सकता हूँ और लाइफ का एम सिर्फ अगर पैसे कमाना ही होता तो हम एक सोशल एनिमल ना कहलाते। हम एक सोशल एनिमल हैं और हमारी पहचान सोसाइटी से है, इंडिविजुअली हमारी कोई पहचान नहीं है। आपको लगता है कि आपने शोहरत कमा ली है, आपका नाम हो गया है, लेकिन वो नाम आपका ले कौन रहा है? वो सोसाइटी ले रही है। तो एक फीडबैक लूप है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में मैं बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे जब भी मैं किसी गलत रास्ते पे चला, मैं किसी तरीके से वापस आ पाया। लेकिन एक वक्त के बाद आपके पास ये रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं रह जाती है कि आप जो है ये रिस्क बार बार लेते जाएं कि आप एक खड्डे में गिरे और बार बार निकल सकें। तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि उसके बाद मुझे लगा कि मैं मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी से अब दूर हो जाना चाहता हूँ। और जब आदमी मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी से दूर होता है तो आर्ट और या फिर रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी उसे दो चीज़ें अपनी तरफ खींचती हैं। और मैं इन दोनों में कई साल तक झूलता रहा और स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है, मैं रिलीजन से दूर होता चला गया, लेकिन आर्ट की तरफ मैं पहुंचता चला गया। बहुत बढ़िया। अगर भगवान आपको आपकी खुद की किस्मत लिखने का मौका दे तो आप पास्ट में क्या बदलना चाहेंगे और फ्यूचर में क्या लिखना चाहेंगे? हाँ यहाँ तो मैं शायद सेल्फिश हो जाऊंगा बहुत ज़्यादा। मैं एक बार वो देखना चाहता अपने आप को कि अगर मुझे 13 साल की उम्र में मिर्गी नहीं हुई होती तो क्या मैं मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना लिखते हुए, लेकिन बहुत गोल्डन पीरियड रहा मतलब हमारी जनरेशन के लिए कि मैं 2003 में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ और 2008 से आईपीएल शुरू हो गया था, जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लीग मानी जाती है। तो अगर मैं इंडिया के लिए भी नहीं खेला होता तो एटलीस्ट मैं आज एक सक्सेसफुल क्रिकेट किसी आईपीएल टीम का हिस्सा ज़रूर होता। तो वो मौका मैं ये तो नहीं लिखना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ गलत होगा कि मैं यही लिख दूं अपनी किस्मत में जाके कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर बनूंगा। लेकिन मैं वहां से वो बीमारी ज़रूर हटाना चाहूँगा अपनी ज़िंदगी से जिसने मुझसे मेरा पहला प्यार छीन लिया। और आगे के लिए अगर मुझे मौका मिले तो उस पर हमारी बात हो भी चुकी है कि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक लेगेसी है। और मैं चाहूँगा कि मैं इतनी मेहनत कर सकूं और इस तरह की शायरी कर सकूं कि 22वीं सदी में जब कोई पूछे, जिस तरह से हम 21वीं सदी में बात करते हैं,
तो हम गुजरी सदी में हम बात करते हैं, साहिर लुधियानवी की बात करते हैं, फैज़ अहमद फैज़ की बात करते हैं, 17वीं सेंचुरी की बात करें तो मीर तकी मीर की बात करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में अगर पोएट्स की बात हो इंडिया से, शायरों की बात हो इंडिया से, तो मेरा नाम उसमें उस लिस्ट में हो। जरूर जरूर, हम विश करेंगे ऐसा जरूर हो। बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके लिए खुशियों की क्या डेफिनेशन है? बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है ये खुशियों की, क्योंकि आपको कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती हैं। कई बार आपको लगता है कि आपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, वो बहुत खुशी है। कई बार आपको लगता है फैमिली के साथ आप बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे जिस चीज़ ने बहुत ज़्यादा बदला है एक इंसान के रूप में, वो है मेरी ज़िंदगी में एक पेट का आना, एक बिल्ले का आना। और मेरे लिए शायद सबसे बड़ी खुशी जो मैं अपने एक दिन में महसूस करता हूँ, वो यही करता हूँ जब मेरा बिल्ला नींद से उठ के सारे घर में ढूंढता हुआ मेरी तरफ आता है। तो मैं एक सिंगल लड़का हूँ, मेरी उम्र 35 साल हो गई है। जैसे मेरी लाइफ है, मुझे लगता नहीं कि मैं कभी फादरहुड को देख पाऊंगा, तो या मैं उस तरफ इंक्लाइन नहीं हूँ। तो लेकिन मुझे जितना एक बिल्ले ने मैच्योर किया, मुझे एक परिपक्व बनाया, एक जिम्मेदार इंसान बनाया, तो वो मुझे जो है बहुत खुशी देता है कि जब वो मेरी सारी टेंशन्स, मैं कुछ भी कितनी भी परेशानी में हूँ, जब वो मेरे पास आके मेरी गोद में बैठता है तो मैं सब भूल जाता हूँ। और मेरे लिए बस यही मायने रखता है कि मैं उसके साथ प्यार जताऊं, मैं उसके साथ खेल सकूं, मैं उसका सर सहला सकूं। तो इससे ज्यादा मुझे खुशी और कोई चीज नहीं देती। उनका एकदम अनकंडीशनल लव होता है। हाँ, मतलब हो सकता है कि ये टू वे ना भी हो, मतलब उसके लिए मैं सिर्फ एक केयर टेकर हूँ, मैं उसके लिए एक पार्टनर इन क्राइम कह लीजिए वो हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप शेर की आंखों में जब देखते हैं तो आप अपना ही डर देखते हैं। तो इसी तरीके से आप किसी भी इंसान में हो, किसी जानवर में हो, जब आप उसकी तरफ देखते हैं तो आप वही चीज महसूस करते हैं जो आप उसके लिए महसूस करते हैं। आपको लगता है कि ये भी मेरे लिए वही महसूस करता है। तो जितना प्यार मैं उसके लिए महसूस करता हूँ, तो उसने मुझे प्यार के असल मतलब भी सिखाया। मतलब जिसे मैं 15 साल की उम्र में प्यार समझता था या 20 साल की उम्र में प्यार समझता था, वो प्यार था ही नहीं। वो तो एक लालच था, एक चाह थी, एक जो आप उसे कह सकते हैं वो लस्ट और लव के बीच का जो एक फर्क है, वो तो मुझे एक इंसान ने नहीं, एक जानवर नहीं सिखाया। बहुत बहुत बढ़िया। आपके फेवरेट शायर और उनकी कोई शायरी आपको याद हो? मैं अपनी जिंदगी में मैंने कई शायरों को, जो कि एक शायर होने के नाते आपको अपने से गुज़श्ता दौर के, अपने पहले गुजरे दौर के शायरों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको ये पता हो कि क्या कहा जा चुका है, क्या कहने की गुंजाइश है, किस तरीके से कहा जा सकता है। तो ये तो सीखने के दौर में आपने कई शायरों को पढ़ा होता है और बहुत पढ़ा होता है। लेकिन फिर भी साहिर लुधियानवी की एक नज्म है जो प्यासा फिल्म के आखिर में आती है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस नज्म में जो एक दर्द है और एक तंज है और एक रियलिटी चेक है सोसाइटी पे, जो ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स अगो जो साहिर ने जो इतनी आसानी से, इतने आसान शब्दों में उसे पिरोया है, अगर मैं इसके आसपास कुछ लिख पाया तो मैं अपने आप को एक बहुत सक्सेसफुल राइटर मानूंगा। कोई किताब आप हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं, ऐसा लग सकता है आपको कि एक शायर होने के नाते मैं कोई शायरी की किताब या कोई हिंदी उर्दू लिटरेचर की किताब बताऊंगा, लेकिन मुझ पे जिस किताब का सबसे ज्यादा असर हुआ वो है एक इंग्लिश नॉवल जिसका नाम है द फाउंटेन हेड।
ये आयन रैंड की लिखी हुई किताब है 1950 की, और ये एक आर्किटेक्ट की कहानी है। मेरे ख्याल से 900 पन्नों की नॉवल है वो, और वो एक बेहतरीन फिलोसफिकल और आर्टिस्टिक टेक है लाइफ पे, और फिक्शन है ऑब्वियसली, लेकिन मुझे लगता है कि वो दुनिया की बेहतरीन लिखी हुई साहित्य में से एक है। तो अगर आप जिंदगी में कभी भी दोराहे पे खड़े हैं और आपको चुनना है जो आप करना चाहते हैं और जो आपको करने पे मजबूर कर रहा है, चाहे वक्त हो चाहे सोसाइटी हो, तो आप उस किताब को जरूर पढ़िए। वो आपका रास्ता शायद आसान कर देगा। जरूर। आप हमारे जैसे जो शायर हैं जो ग्रो करना चाहते हैं आगे, तो आप हमको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आज के वक्त पे दो ग्रुप्स बट गए हैं। दो ग्रुप्स कैसे बट गए हैं कि एक तरफ क्लासिकल ट्रेडिशनलिस्ट्स हैं, जो जावेद अख्तर साहब जैसे लोग हैं, फरहत एहसास हैं उर्दू शायरी में, शायर कैफी साहब हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं। और एक तरफ जो है आपको दिखेंगे जो न्यू एज प्रोज पोएट्री के जो चेहरे हैं, उनमें कई नाम हैं, वो सारे मेरे हम उम्र हैं तो मैं उनका नाम लेना वाजिब नहीं समझता, लेकिन ये दो धड़े बढ़ गए हैं। और नई जनरेशन को हमेशा ये लगता है कि पुरानी जनरेशन जो है वो थोड़ी आउटडेटेड हो गई है और वो हमेशा कुछ नया करने की फिराक में रहती है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस यूनिवर्स में हर चीज एक पैटर्न में है। वो चाहे सेलेस्टियल मूवमेंट हो, वो चाहे मौसमों का मूवमेंट हो, वो चाहे पानी का करंट हो, उस सब का एक पैटर्न है। वो पैटर्न आपको दिखाई भले ही ना दे रहा हो, पर वो एक पैटर्न है। तो पोएट्री में भी पैटर्न्स जो हैं वो कई 100 सालों की, कई 1000 साल की मेहनत के बाद बने हैं, एक दिन में नहीं बने, तो उन्हें एक दिन में तोड़ा भी नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी उम्र में हो, अगर आप पोएट्री करना चाहते हैं तो आपको पहले पोएट्री की बारीकियां सीखनी चाहिए। उसका रीजन ये है कि लेट्स सपोज कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन आप नंगे पांव बॉलिंग करते हैं, तो क्या आप इंडिया को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप अपनी गली में खेल सकते हैं, अपने मोहल्ले में खेल सकते हैं और आप कह सकते हैं कि मैं दुनिया का बेस्ट गेंदबाज हूं। लेकिन अगर आपको एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ ऑफिशियल कायदे कानून भी फॉलो करने पड़ेंगे। आप अपना दिल बहलाने के लिए लोगों को चीजें बहुत पसंद आ सकती हैं और आती भी हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है, और मैं तो खुद एक उस सोच का इंसान था जो बगावती इंसान था, जो ये कहता था कि ये बहर, ये काफिया, रदीफ, मीटर, ये सब बेकार चीजें हैं, ये 21वीं सदी है और ये रैप की सदी है, तो हम अपने मीटर्स खुद बनाएंगे और हम में इतनी काबिलियत है। लेकिन विद मैच्योरिटी यू रियलाइज कि आपने जो भी बेहतरीन गीत सुने हैं, जो गजलें सुनी हैं, वो सब मीटर में रही हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब आप सुन रहे हैं तो वो तो आप मीटर में सुन रहे हैं, लेकिन जब आप लिखना चाह रहे हैं तो आप जो है वो ये कह रहे हैं कि मीटर में तो ख्याल मर जाते हैं, यहाँ पे तो बंदिशें आ जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा आलस है जो सीखने वालों में है। और यहाँ पे न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया काम करता है कि a thing in motion will remain in motion unless stopped by an external force, और या फिर a thing which is stationary will remain stationary unless pushed by an external force। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं रुक गए हैं इस ख्याल के साथ कि नहीं यार रूल्स आ जाएंगे तो चीजें मुश्किल हो जाएंगी। मुझे ऐसा लगता है कि रूल्स तो खूबसूरती बढ़ा देते हैं। किसी रिश्ते में अगर नियम ना हो तो वो रिश्ते नहीं है, फिर तो आप जंगल में वापस पहुंच गए। हमने सोसाइटी क्यों क्रिएट की? क्योंकि सोसाइटी के कुछ नियम है, सोसाइटी के नियम्स के तहत चलती है। अगर आप सोसाइटी से वो नियम हटा दें तो जंगल राज हो जाएगा।
तो इसी तरह मुझे लगता है कि पोएट्री की खूबसूरती को बढ़ा देती है, उसकी बंदिशें, उसके कायदे, उसके कानून, उसके नियम, वो उसकी खूबसूरती को एक नया आयाम देते हैं। तो मेरी नए कहने वालों से ये दिली गुजारिश है कि आपको जो भी कहना है आप वो कहिए, लेकिन उसे कैसे कहना है ये जरूर सीखिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। आज हमारे साथ थे आनंद गुप्ता जी, और जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत विचार रखे और उनकी थिंकिंग को हम सबको के साथ शेयर करा। मैं आपसे लास्ट में बोलना चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आप सबका जो मुझे सुन रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि हमने इस पॉडकास्ट में जितनी भी बातें की, वो अगर आप मुझसे शायद 5 साल बाद पूछे तो इन सारे सवालों के जवाब फिर बदल सकते हैं, क्योंकि द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। तो बदलाव ही प्रकृति का नियम है। तो अगर आप बदल नहीं रहे हैं तो आप में कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर आप एक अच्छा इंसान खुद को समझते हैं तो उस राह से आपको हटने की जरूरत नहीं है। कठिनाइयाँ आएंगी, मुश्किलात आएंगे, हर सफ़र में आते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं और जिस भी हालत में हैं, आपको मेरी बातों से थोड़ा हौसला मिला होगा, और आपके मुश्किल समय में ये बातें शायद आपका फैसला लेने की जो क्षमता है उसमें आसानी पैदा करेगी। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।